ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 2 हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हुआ था, जो कि था आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आपको पता है कि आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स मतलब रेखाएं और एंगल्स मतलब कोण, है ना। तो लाइन्स एंड एंगल हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 में। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, कुछ कंसेप्ट आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, कुछ 8 में पढ़ा होगा ना। तो ये सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्या क्या हमें पता होने चाहिए ताकि हम इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट समझ सकें। अब हो सकता है कि इसमें से कुछ कंसेप्ट जो है काफी आसान से, शुरुआती कुछ कंसेप्ट काफी आसान होंगे, आप सभी को पता भी होंगे। तो जिनको नहीं पता उनको तो फायदा होगा ही, जिनको पता भी है उनको रिवीजन हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं क्या क्या हमारा पहला कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हमें क्या सीखना है, तो जो पहला टॉपिक है वो है साइड्स एंड एंगल्स। साइड कहने का मतलब भुजा और एंगल कहने का मतलब कोण। ठीक है। अब चलो, आप में से कोई एक बच्चा, एक ही बच्चा बताएगा, ठीक है। आप में से कोई भी मुझे माइक ऑन करके बताओ कि किसी भी बंद आकृति में, किसी भी आकृति में भुजा क्या होती है, साइड क्या होती है। एनीवन जो भी बताना चाहता है बताइए। चलिए माइक ऑन करिए और बताइए, एनीवन। किसी को नहीं पता क्या साइड क्या होता है, भुजा क्या होती है किसी भी सर बंद एक आकृति में। रिपीट करना सर। भुजा क्या होती है किसी भी बंद आकृति में, भुजा क्या होती है, या फिर साइड क्या होता है। मैं तो बताऊंगा, अभी आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ। सर किसी शायद को। उस आकृति हाँ, की परिधि जो होती है वो जितना स्थान घेर रही है उसकी परिधि। नहीं, स्थान घेर रही है वो नहीं होगा। नो सर, स्थान घेर, सर उसके चारों ओर सर जितनी परिधि है ना सर वो। चारों ओर की परिधि, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपने सही बोला है। देखो ऐसा कह सकते हैं क्या, कोई आकृति जिन भी रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है उसी को भुजा कहते हैं। जैसे कि आप देखो, अगर मैं एक आकृति बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैंने बनाया एक, ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है, आप लोग बताना इस आकृति को आप क्या कहते हो, ये जो मैंने अभी बनाया सर इसको क्या कहते हैं। त्रिभुज। ट्रायंगुलर त्रिभुज। तो आप कहोगे सर इसको त्रिभुज कहते हैं क्यों, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं। कौन सी 3 भुजाएं हैं, देखो एक भुजा तो ये दिख रही है मुझे, एक भुजा ये दिख रही है और एक भुजा ये दिख रही है। मतलब ये 3 रेखाएं तो दिख रही है, 3 रेखाखंड, तो 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। तो जिन रेखाखंडों से मिलकर ये आकृति बनी हुई है उसी को तो भुजा कहते हैं। समझ में आया। तो जिन भी रेखाखंडों से कोई आकृति बनी हुई होती है, ध्यान देना कि रेखाखंड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई आकृति मैं ऐसे बना दूं, कुछ ऐसे, तो इस वाले को हम भुजा नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो रेखाखंड नहीं है, रेखा का टुकड़ा नहीं है। रेखाखंड कहने का मतलब क्या, एक लाइन का टुकड़ा, उसका खंड, रेखा का टुकड़ा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि रेखाखंड से अगर कोई आकृति बनी हुई है तो जिन भी रेखाखंड से बनी हुई होगी उसी को हम भुजा कहेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन है। तो ऐसे ही याद रखना, आप कह सकते हो किसी भी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जिन रेखाखंडों से वह मिलकर बना हुआ है। जैसे इस आकृति को देखिए, तो ये कितने रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। तो आप बोलोगे सर एक रेखाखंड मुझे ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक मुझे नीचे की तरफ दिख रहा है, एक मुझे बाएं साइड दिख रहा है और एक मुझे दाएं तरफ दिख रहा है। तो ये 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है क्या ये आकृति। तो आप कहोगे सर ये 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए आकृति में 4 भुजाएं हैं। और 4 भुजाएं हैं तो इसको चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आया कि चतुर्भुजा क्या होता है, साइड क्या होता है, बताइए। सभी को क्लियर है, ठीक है। तो जिन भी रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है वही उसका भुजा कहलाएगा। देखो भुजा में एक चीज और ध्यान रखिएगा, भुजा जो होता है, जो साइड होता है, किसी भी आकृति में लगातार शीर्षों को जोड़ने का काम करता है। तो जैसे कि आप बोलोगे सर शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, शीर्ष को हम वर्टेक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो कोई भी आकृति के जो कोने दिखते हैं ना आपको, कॉर्नर्स, इस कॉर्नर्स को आप शीर्ष कहते हो यानी वर्टेक्स कहते हो। तो यहाँ पर 4 कॉर्नर्स भी आपको दिख रहे होंगे, 4 वर्टेक्स दिख रहे हो जिसको मैंने अभी हाईलाइट करके बनाया है, ठीक है। आप कहोगे सर एक कोना मुझे यहाँ दिख रहा है वर्टेक्स या शीर्ष, दूसरा शीर्ष मुझे यहाँ दिख रहा है, तीसरा शीर्ष देखो ये वाला है, और चौथा शीर्ष कुछ यहाँ पर है, ठीक है। 4 शीर्ष मैंने बनाए। तो भुजा क्या कर रहा है, शीर्ष एक को शीर्ष 2 से जोड़ रहा है क्या, इन दोनों शीर्षों को जोड़ रहा है। ये वाला भुजा क्या कर रहा है, देखो इन दोनों भुजा दोनों शीर्षों को जोड़ रहा है, ये भुजा इन दोनों शीर्षों को जोड़ रहा है, और ये वाली भुजा इन दोनों शीर्षों को जोड़ रहा है। तो भुजा करती क्या है, लगातार शीर्षों को जोड़ती है, क्रमागत वर्टेक्स को या शीर्षों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस आकृति में, अगर इस आकृति को चलो मैं नाम दे दूं, ठीक है, इसको अगर नाम दूं, कुछ भी आपको पता होगा इस टाइप से, कई बार आपने नाम देखा होगा, इसका मैंने नाम दे दिया ABCD।
तो भुजा को लिखते कैसे, इसका नाम कैसे देते हैं? तो यहाँ पर आप कहते हो सर 4 भुजाएं हैं, चारों भुजा का नाम कैसे लिखेंगे? चारों भुजा का नाम कैसे लिखेंगे? पहला भुजा को आप बोलोगे सर रेखाखंड का नाम लिख दीजिए ए बी, एक तो लिखोगे आप ए बी। दूसरा लिखोगे सर बीसी, है ना, आप बोलोगे सर दूसरा भुजा सर मुझे दिख रहा है बीसी। एक भुजा मुझे नीचे की तरफ दिख रहा है सीडी, सीडी लिख दिया। और चौथा भुजा ये वाला दिख रहा है, मैं कहूंगा एडी। तो ये चारों भुजा का नाम भी मैंने लिख दिया। क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि भुजा होता क्या है और उसको नाम कैसे देते हैं। एक और मैं आकृति बना रहा हूं। अगर मैंने एक आकृति कुछ ऐसे बना लिया, चलो आप लोग मुझे बताओ कि इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? कितनी भुजाएं हैं? सबसे पहले बस नंबर पूछ रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर 3 भुजाएं हैं। ये तो काफी आसान है। आप बोलोगे सर एक मुझे यहाँ दिख गया, दूसरा मुझे इधर दिख गया और तीसरा मुझे नीचे दिख गया। इसका नाम भी आपको पता होगा, त्रिभुज। अब इसमें शीर्ष का हो तो ये शीर्ष है, देखो 2 लगातार शीर्षों को जोड़ रहा है क्या भुजा? बिल्कुल 2 लगातार शीर्षों को जोड़ेगी भुजा। ठीक है, अब मैं यहाँ आप बोलोगे नाम इसका लिख दीजिए। भुजाओं को नाम कैसे दोगे? तो भुजा का नाम देने के लिए इसके शीर्षों को नाम दे दीजिए पहले। तो इसके वर्टेक्स को आप नाम दे दिया एबीसी। तो एक बोलोगे सर भुजा कौन कौन सी है हमारे पास? एक भुजा को आप लिखोगे सर ए बी, है ना, एक रेखाखंड मुझे ए बी इधर दिखा। दूसरा मुझे दिख रहा है ये ए सी, है ना, एक मुझे ए सी दिखा। और तीसरी भुजा का नाम आप लोग लिखो जल्दी से। तीसरी भुजा का नाम आप लोग लिखो। बीसी। बीसी, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर एक भुजा नीचे दिख रही है, आप बोलोगे सर एक भुजा बीसी है। तो इस तरीके से हम लोग भुजा का नाम लिखते हैं। ठीक है, एक और मैं आकृति बना रहा हूं। तो इस आकृति को देख के मुझे बताना कि इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं। इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? 5। नाइस। तो आप इसमें क्या करोगे, आप शीर्षों को पहले हाईलाइट कर दो। मान लो इस तरीके से मैंने हाईलाइट किया, इसको आप कह रहे हो शीर्ष। इसका नाम मैं दे दूं ए बी सी डी ई। ठीक है, अब इसका मैं नाम दे रहा हूं भुजाओं को। तो आप बोलोगे सर क्या है हमारे पास? एक ए बी भुजा दिख रहा है। चलो इस भुजा का नाम लिख के मुझे बताइए चैट सेक्शन में। इस भुजा के नाम जो मैं अभी ब्लैक कलर का बनाया हूं, ठीक है, जो मैंने अभी ब्लैक कलर से हाईलाइट किया, इसका नाम बताओ क्या है? बीए। बी सी है ना, नीचे में देखो सी दिख रहा है ये वाला। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये जो भुजा है बीसी है। ठीक है, एक भुजा मुझे बीसी दिख गई। अब अगर मैं एक उस भुजा की बात करूं जो मैं अभी ब्लू कलर से बनाया, इस भुजा के नाम लिखिए। इस भुजा के नाम लिखिए। सीडी। सीडी, वेरी। तो आप बोलोगे सर ये जो भुजा है हमारा, इसका नाम हमने लिख देंगे सीडी। ठीक है, ये सीडी हो गया। अगर इस भुजा की बात करूं तो इस भुजा को आप बोलोगे सर ईडी है हमारा। शीर्ष ई और डी को मिला रहे हैं ना, ई और डी को मिला रहा है तो ईडी हो जाएगा। और इस वाली भुजा को आपको पता है सर ए ही लिख देंगे। अच्छा ए ही लिख दो चाहे ई लिख दो, दोनों ही सही होगा। ठीक है, तो इस भुजा को आप लिखोगे सर ए ही लिख सकते हैं या फिर ई भी लिख सकते हैं। तो ई भुजा और ए भुजा दोनों सेम है। ठीक है, ए बी भुजा और बी ए भुजा सेम है। ए बी भुजा लिख दो चाहे बी ए भुजा लिख दो, दोनों ही सेम है। ए बी और बी ए बराबर होगा, सेम ही होगा। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि भुजा की संख्या, तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 भुजाएं होंगी। तो ये भुजा काउंट करना, साइड काउंट करना तो काफी आसान है ना। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कभी ऐसे बोलूं, एक मैंने आकृति कुछ ऐसे बनाया और इसको मैं ऐसे कर्व बना दूं, है ना, घुमा हुआ। अब मैं यहां लिख दूं पी क्यू आर। क्या मैं क्यू आर को भुजा बोलूंगा? क्यू आर हमारी भुजा है? यस और नो? देखो क्यू आर को हम लोग भुजा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप क्यू आर को भुजा नहीं कह सकते क्योंकि वो एक रेखाखंड नहीं है। तो भुजा हमेशा क्या होगा, कि ये इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखा कि भुजा क्या होगा, रेखा का ही टुकड़ा होगा, एक सीधी लकीर ही होगी। ऐसे रेखाखंड के बारे में और भी डिटेल में हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा रेखा या रेखाखंड सीधी लकीर होती है। तो क्यू आर एक सीधी लकीर नहीं है, एक सीधा लाइन नहीं है, तो कहेंगे क्यू आर सर भुजा नहीं है हमारा। ठीक है, ओके। अगला जो कंसेप्ट आपको पता था, अगला जो कंसेप्ट हमने बताया था आपको कि कोण से पढ़ेंगे। कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। देखो क्या लिखा है डेफिनेशन, पहले देख लीजिए। दो रेखाओं, रेखाखंड या किरण। तो अभी के लिए पहली क्लास में आप क्या करो, रेखा, रेखाखंड या किरण को एक सीधा लाइन समझना, एक सीधी लकीर समझना। इसके बारे में क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या समानता है, क्या असमानता है, सारी चीज हम तो अगली क्लास में देखेंगे। अभी एक सीधा लकीर समझना। तो दो रेखाओं, रेखाखंड या किरण से के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है, एक कोण बनेगा। जैसे कि मैंने एक लाइन कुछ ऐसे बनाया और एक लाइन कुछ ऐसे बनाया, तो यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा हमारा, कोई भी एंगल नहीं बन रहा। इस फिगर में आप कोई कोण नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों के सिरों को, इस सिरे को इस सिरे से मैंने मिला दिया, अगर इन दोनों सिरों को क्या किया मैंने, मिला दिया, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इन दोनों को जब हमने मिलाया तो इनके बीच का जो झुकाव है, इनके बीच का जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, उसी को हम लोग कोण कहते हैं, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। समझ में आए कि जब भी कोई दो लाइन सेगमेंट या रेखा, रेखाखंड या किरण आपस में मिलेगी, है ना, तब जाकर उन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई भी कोण नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जब आपने मिलाया तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास एक कोण बनता हुआ दिख रहा है, इनके बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक, चलो एक और मैं बना लूं। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर देना। ठीक है, अगर मैंने कुछ ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे बनाया, यहाँ पर कोई कोण बन रहा है क्या अभी आपके पास? अभी आपको कोई कोण बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, अभी कोण नहीं बनता। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों रेखाखंडों कुछ ऐसे मिला दूं, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर मेरे पास दिख रहा है कि एक कोण बन गया, और इस झुकाव को हम लोग क्या कहेंगे, इस झुकाव को हम लोग एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको एंगल कहते हैं, इसको कोण कहते हैं। तो कोण तो समझ में आ गया कि होता क्या है, कैसा दिखता है, दो रेखाखंड या दो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा। ठीक है, अब अगर कोई बंद आकृति की बात करूं, कोई मैं बंद आकृति की बात करूं, तो वहां पर कोण कैसा दिखता है? अगर मैं कुछ बंद आकृति ऐसे बना दिया और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं, तो आप कोण का, हाँ 3, वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं, एक कोण तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक मैं इसका नाम मान लो दे दिया A B C। तो आप कह सकते हो ना कि सर जहां पर भी दो भुजाएं मिलेगी, भुजाएं क्या, एक रेखाखंड है, तो जहां पर भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर एक कोण बन जाएगा। तो एक तो आप कह सकते हो AB और AC के मिलने से एक कोण बन गया यहाँ पर, कोण नंबर 1। AB और BC के मिलने से एक कोण बन गया यहाँ पर, कोण नंबर 2। और AC और BC के मिलने से एक कोण बन गया 3। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो सर भुजा हमारे पास 3 थी, भुजा हमारे पास 3 थे, तो कोण भी हमारे पास कितने बन रहे हैं, कोण भी हमारे पास 3 बन रहे हैं। तो आप यहाँ से एक चीज नोट कीजिएगा, किसी भी बंद आकृति में, क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी बंद आकृति में अगर वो रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई है, तो जितने भुजाएं होंगी उतने ही कोण भी होंगे। ठीक है, तो और कोण कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, अंदर वाले कोण की बात कर रहा हूँ, किसी भी बंद आकृति की अंदर की कोण बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर जितने भुजाएं होंगे उतने ही कोण होंगे अगर वो रेखा खंड से मिलकर बनी हुई है और वो एक बंद आकृति है। तो इस आकृति को देखकर बताइए कि यहाँ पर आपको कितने कोण बनते हुए दिख रहे हैं, कितने कोण दिख रहे हैं? चैट में लिख दो, सभी लोग चैट में लिखिए, सभी लोग 4, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे साफ दिख रहे हैं, सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है, एक सेकंड, एक कोण मुझे ये वाला दिख रहा है, एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है 2, एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है 3, और एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है 4। तो 4 कोण बनते हुए दिख रहे हैं, टोटल 4 कोण है। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि भुजा कितनी है, भुजा कितनी है, तो आपको सर भुजा भी 4 है, 1 2 3 4, तो भुजा भी 4 है और कोण भी हमारे पास 4 है। तो हमेशा आप देखना कि भुजा और कोण हमेशा बराबर ही होंगे। तो कभी आपसे काउंट करने के लिए पूछा जाए तो आप चाहे भुजा काउंट कर लीजिए, चाहे कोण काउंट कर लीजिए, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि बंद आकृति होनी चाहिए और वो रेखाखंडों से मिलकर बनी होनी चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन होना चाहिए। तो अब अगला आता है कि हम कोण को नाम कैसे दें। कोई भी आकृति होता है ना, उसका हम लोग नाम देते हैं, पता कैसे चलेगा, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो कोण को नाम कैसे देंगे, तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या देखा, आप कह सकते हो ये जो कोण है सर, एक भुजा AO और एक भुजा OB से मिलकर बना हुआ है ना। एक लाइन हमारे पास था AO और एक था हमारा OB। इन दोनों को जब हमने बिंदु O को इस बिंदु O से मिला दिया, इन दोनों को जब मिला दिया तो हमारा कोण बन गया। तो जो कॉमन पॉइंट है उसको आप शीर्ष कहते हो, ये समझिएगा। जहां पर ये दोनों भुजा मिल रही है ना, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं कोण का शीर्ष। मैं और भी डिटेल में थोड़ी देर में इसको बताऊंगा, शीर्ष या वर्टेक्स को। इन दोनों को कहते हैं कोण का भुजा। एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, ये कोण का भुजा है। ठीक है, साइड ऑफ या आर्म्स ऑफ एंगल। तो इसको अगर मेरे को नाम देना हो तो आप नाम कैसे देते हो, आप कहीं एक जगह से स्टार्ट कर दो। आप स्टार्ट करो मान लो A से, और A से आप स्टार्ट करके जाओ B के पास। तो आप कैसे जाओगे, A से A लिखोगे, फिर O लिखोगे, फिर B लिखोगे। तो आप बोलोगे सर AOB, एंगल AOB ऐसे लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर इस कोण का नाम क्या हो गया, एंगल AOB। एंगल का साइन भी लगाइएगा। या फिर आप कह सकते हो सर मैं B से स्टार्ट करके A के पास जाऊंगा, तो B से A की तरफ जाओगे तो आप लिख सकते हो सर एंगल BOA, है ना। तो एंगल AOB लिखोगे तो भी सही है, एंगल BOA लिखोगे तो भी सही है, दोनों ही लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि O जो है आपका, कोण O जो है, तो आप बीच में हमेशा O लिखोगे। ठीक है, शीर्ष हमेशा बीच में आएगा। जो भी कोण का शीर्ष आएगा ना, आप शीर्ष क्या बोल रहे हो, O को हम कोण का शीर्ष कह रहे हैं, वर्टेक्स कह रहे हैं। जो भी कोण आ रहा है ना, तो उसको हमेशा बीच में लिखना है। जैसे मैंने अगर ऐसे बनाया,
एक मैंने कोण ऐसे बनाया, चलो इसको मैं थोड़ी चीज नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने कुछ ऐसे बनाया एक कोण, और इसका नाम मैंने दिया P, यहाँ पर लिखा Q और यहाँ लिखा R। मुझे बताओगे यहाँ पर शीर्ष क्या है, इस कोण का शीर्ष क्या है? सर क्यों? क्यू। आप बोलोगे सर ये पॉइंट यहाँ पर ये दोनों मिल रही है, क्यू को आप बोलोगे शीर्ष है हमारा, ठीक है। अब मैं अगर इसका कोण का नाम देना चाहूँ तो P से जाऊंगा R की तरफ, तो मैं लिखूंगा कौन P पी क्यू लिखेंगे, आर? फिर Q लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, एंगल PQR। P से स्टार्ट किया और R की तरफ गया, PQR। और कोई नाम लिख सकते हैं क्या इसका? आर क्यू पी। वेरी गुड। तो आप कह सकते हैं आर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आर से स्टार्ट करके अगर पी की तरफ जाएंगे तो लिख देंगे एंगल आर क्यू पी, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं, चाहे एंगल आर क्यू पी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। और कौन कौन सा हुआ, ये वाला कौन हुआ, ठीक है। ये क्लियर है। तो कौन का नाम देने के लिए समझ गए कैसे नाम देते हैं, बताइए। कई बार आप एंगल क्यू भी लिखते हो लेकिन इसको पूरा नाम नहीं करते हैं, पूरा नाम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ ए। चलो मुझे बताना, अगर मैं कोई ऐसे फिगर बनाऊं और आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा सही है। मैंने इसको नाम दिया एक्स वाई जेड। ऑप्शन में लिख रहा हूं, बस ए बी सी डी में चैट में आंसर कर देना, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास एंगल जेड एक्स वाई। ऑप्शन बी है हमारे पास एंगल वाई जेड एक्स। ऑप्शन सी है हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड। बताओ कौन सा सही है, ए बी या सी? सर फिर से रिपीट कर। इस कोण का नाम आपको बताना है, ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है एंगल, ये कोण, ये, तो इसका नाम क्या है? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर शीर्ष क्या है, वाई है, जहां पर दोनों मिल रहे हैं वाई पे मिल रहा है, तो वाई बीच में रहेगा। ऐसे भी समझ सकते हो वाई को बीच में रहेंगे, कौन वाई की बात की जा रही है, तो वाई बीच में रहेगा। तो देखो वाई बीच में कहाँ पर है, तो वाई बीच में यहाँ पर है, ऐसे कह सकते हैं एंगल सी। या फिर कह सकते हैं सर एक्स से स्टार्ट करेंगे और जेड की तरफ जाएंगे, तो एक्स से स्टार्ट करके जेड की तरफ जाओ, तो एक्स फिर वाई फिर जेड, कुछ ऐसे लिखेंगे, है ना। तो एक्स से स्टार्ट किया और जेड से पे गया, तो एक्स वाई जेड। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे एंगल जेड वाई एक्स, ये भी लिखना बिल्कुल सही होगा, जेड से स्टार्ट करके भी एक्स की तरफ जा सकते हैं, दोनों ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो कोण को दो तरीके से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एक्स से स्टार्ट करके जेड की तरफ जाए, या जेड से स्टार्ट करके एक्स की तरफ गए, ठीक है। चलो ये समझ में आया, एंगल का नाम देना समझ में आया। चलिए अगला जो कंसेप्ट है हमारा शीर्ष को समझिए। कई बार हमने अगर शीर्ष को यूज किया, वर्टेक्स को यूज किया, वर्टेक्स का डेफिनेशन क्या होता है? देखो कोण का शीर्ष क्या लिखा गया है, कोण का शीर्ष कोण को बनाने वाली किरण रेखा या रेखाखंड, अभी के लिए समझना उस कोण की भुजा, ठीक है, उसका उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ का मतलब आपको बताया गया है कॉमन, कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट कैसे आप पता करोगे, जैसे समझो आप कह रहे हो सर एक लाइन ये था, एक लाइन ये था, इन दोनों के मिलने से हमारा एक कोण का निर्माण हो गया, तो इसका नाम मैंने दिया मान लो एंगल ए ओ बी। तो बिंदु ओ दिख रहा है कि सर बिंदु ओ जो है एओ लाइन पर भी है, बिंदु ओ जो है एओ पर भी स्थित है, और बिंदु ओ जो है वो ओ बी पर भी स्थित है, बिंदु ओ जो है वो ओ बी पर भी स्थित है। तो बिंदु ओ क्या है, कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों में स्थित है। बिंदु ओ क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो बिंदु ओ क्या कहलाएगा, इन दोनों रेखाखंड का उभयनिष्ठ बिंदु, और उभयनिष्ठ बिंदु को ही क्या कहते हैं, इसका शीर्ष कह देते हैं, इसका वर्टेक्स कहते हैं। समझ में आया? सीधे सीधे ऐसा भी देखने से आपको पता चल जाएगा, आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये हमारा शीर्ष है, वर्टेक्स है। क्लियर है? बताइए, समझ में आया? लेकिन बस ध्यान रखिएगा शीर्ष और कोण में क्या अंतर है। शीर्ष और कोण में यही अंतर है कि आप कह सकते हो सर कोण जो होता है वो दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव के कहते हैं, इस झुकाव को आप कोण कहते हो। लेकिन शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये बिंदु को वर्टेक्स कहते हैं, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु का वर्टेक्स कहोगे, शीर्ष कहोगे, और इस झुकाव को आप कोण कहोगे, ठीक है। और बंद आकृति की बात करोगे तो जितने कोण होंगे उतने ही शीर्ष होंगे और उतनी ही भुजा होंगी। तो अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो शीर्षों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शीर्षों की संख्या कितनी होगी, आप कह सकते हो सर 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं और 4 शीर्ष होंगे, हर कोण के पास एक शीर्ष बनेगा, है ना, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 शीर्ष दिखेंगे हमें, सिंपल है, काफी आसान है ये तो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस आकृति को देखिए और इस आकृति को देखकर मुझे बताइए शीर्षों की संख्या कितनी है, बस शीर्षों की संख्या बताइएगा, काउंट कर। नाइस। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5
6। तो हमने कहा सर शीर्षों की संख्या कितनी है हमारे पास 6। अब बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे कोण की संख्या बताइए, तो कोण की संख्या काउंट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप कह सकते हो 6। देखो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर एक कोण तो हमारा ये हुआ, एक कोण 2 हमारा हुआ ये वाला, कोण 3 ये है, कोण 4 ये हमारे पास, कोण 5 ये हमारे पास, और कोण 6 हमारे पास ये है। तो 6 कोण दिख रहे हैं, ठीक है, कोण भी 6 हो गया। और अगर मैं आपसे भुजा की संख्या पूछूं तो भुजा कितनी हो जाएंगी, आप बोलोगे सर भुजा भी 6 होंगी, क्योंकि ये बंद आकृति है। सीधे कहना कि सर ये तो बंद आकृति है और ये सिर्फ रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है ना। तो बंद आकृति अगर रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है तो शीर्ष, कोण और भुजा सभी बराबर होते हैं। आप काउंट करके चेक कर लो, एक भुजा मुझे ये वाला दिखा, एक भुजा मुझे ये दिख रहा है 2, एक भुजा मुझे ये दिख रहा है 3, एक भुजा यहाँ पर 4, एक भुजा यहाँ पर 5 और एक भुजा यहाँ पर 6। तो हमेशा ऐसा ही होगा, जितने कोण होंगे उतने ही शीर्ष होंगे, उतने ही वर्टेक्स होंगे। शीर्ष, भुजा और कोण तीनों बराबर होंगे, ठीक है। तो सभी 6 आ गए। क्लियर हुआ ये, समझ में आया सर? अब मैं कोई एक एक नाम आपसे लिखने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको पहले मैंने पूरा नाम दे दिया, इस आकृति का मैंने नाम दे दिया ABCDEF। अब मैं कह रहा हूँ इस वाले शीर्ष को आप लिखकर बताइए इसका नाम क्या है। तो इसके अगर शीर्ष हो, इस शीर्ष के नाम में बोलो जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, तो इस शीर्ष को आप सीधे बस बोलोगे ए, है ना, सिर्फ ए लिखोगे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको वहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं BF लिखने की जरूरत नहीं है। मैं शीर्ष की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ ए लिखेंगे। अगर मैं इस शीर्ष की बात कर रहा हूँ तो इस शीर्ष के लिए आप सिर्फ लिखोगे ई, ठीक है। मैं चलो सभी शीर्षों को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सभी शीर्षों को लिख दे रहा हूँ। मैंने नाम मान लो दिया ABCDEF। तो शीर्ष आप ऐसे लिखते हो ए, सभी अल्फाबेट बस लिखना है आपको, ABCDEF, बस ऐसे लिख देना है आपको शीर्ष, और कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोण की बात करूं तो कोण लिखने के लिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं तो जैसा आपने लिखा था, आप बोलोगे सर इसको लिखना पड़ेगा एंगल BAF, है ना, ये वाला पहला जो कोण है ना, इसको आप पूरा लिखोगे एंगल BAF, बी से स्टार्ट किया और F की तरफ गया, BAF। क्लियर है। अगर मैं लिख रहा हूं इस वाले कोण को नाम दो, इस वाले कोण का नाम लिख के बताओगे मुझे। कोण नंबर मैंने मान लो इसको कोण नंबर 2 ही कह दिया, ठीक है। कोण नंबर 2 का नाम बताइए, आप लोग चैट में लिख के बताइए कोण नंबर 2 का पूरा नाम क्या होगा। F से स्टार्ट कर, देखो यहाँ पर कोण नंबर 2 का शीर्ष क्या है, ई है, तो ई बीच में रहेगा और इसके इस तरफ एक शीर्ष है F और एक तरफ है शीर्ष D। तो F से स्टार्ट करेंगे और D की तरफ जाएंगे, या D से स्टार्ट करके F की तरफ जाएंगे। तो आप कह सकते हो सर उसको हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले कोण को आप नाम दोगे तो एंगल FED भी लिखेंगे तो भी सही होगा, या फिर एंगल DEF लिखेंगे तो भी सही होगा, DEF भी लिख सकते हैं। तो एंगल FED या एंगल DEF दोनों ही सही है। तो कुछ बच्चे FED लिख रहे हैं, कुछ बच्चे DEF लिख रहे हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक और कोण लिख दिया एंगल DEF। ऐसे करके हम लोग कितना कोण लिख सकते हैं, टोटल 6 कोण को लिख सकते हैं, सभी कोण का नाम दे सकते हैं। भुजा का नाम देने के लिए बोलूं तो क्या बोलोगे, सर एक भुजा हमारे पास AB, भुजा तो काफी आसान है, बस रेखाखंड का नाम लिख दीजिए ABBCCD, और उसके बाद मुझे दिख रहा है DE, एक मुझे दिख रहा है EF, और लास्ट मुझे क्या दिख रहा है AF, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जिन भी भुजाओं से बनी है उन रेखाखंडों का नाम दे दिया ABBCCDDEF और AF। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप भुजा गुड इवनिंग सर। सेल्स का नाम लिखते हो, गुड इवनिंग, तो आप हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज करते हो, कभी भी आप सेल्स को स्मॉल लेटर से नहीं लिख सकते, ठीक है, इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर लिखिएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा कैपिटल का लेटर को यूज करेंगे, स्मॉल लेटर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, जनरल रूल है। अब इस फिगर को देख के मुझे बताइए कि इस फिगर में कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण हैं। पहले आप भुजा काउंट करो, आप यहाँ पर सबसे पहले भुजा काउंट करके बताओ, भुजा काउंट करिए कितने हैं। नाइस, 8 है। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या किया हमने, क्या किया, इनको शीर्षों को पहले मार्क कर लिया। पहले क्या करो, इस शीर्षों को आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, वर्टेक्स को मार्क कर लीजिए। तो मैंने इसको कुछ निशान बना दिया। अब मैं इसका नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ABC, इसका नाम दिया D, इसका नाम दिया EFGH, ठीक है। अब भुजा कौन कौन सी हो गई, एक भुजा मुझे दिख रही है AB, ठीक है, एक भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 BC, एक भुजा मुझे दिख रही है 3 भुजा CD, एक मुझे DE है ना 4, एक FE 5, एक GF है ना, इसको लिख दिया 6, एक HG या GH है ना 7, और AH या HA इसको लिख दिया मैंने 8। तो कह दे सर 8 भुजा हो गई। क्लियर है।
भुजा की संख्या 8 होगी, साफ दिख रहे हो 8 भुजा। अब अगर हमने भुजा 8 काउंट कर लिया है तो मुझे शीर्ष कितने मिलेंगे, शीर्ष कितने मिलेंगे, शीर्ष भी बोलोगे सर 8 हो जाएंगे, वर्टेक्स भी 8 हो जाएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कोण कितने होंगे तो आप कह सकते हो सर कोण भी 8 हो जाएंगे, ठीक है, कोण भी 8 हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपसे बोला जाए कि इन कोणों को आप रिप्रेजेंट करके दिखाइए फिगर में, ठीक है, तो ये समझिएगा कोण को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से कोण की बात की जा रही है। हमेशा आपको अंदर वाले कोण की बात करनी है, ठीक है। अगर मैं किसी फिगर की बात करूं तो आप अंदर वाले कोण की बात करोगे, तो एक कोण बोलोगे सर हमें दिख रहा है यहाँ पर कोण नंबर 1, एक कोण मुझे दिख रहा है यहाँ पर कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4, ठीक है। जरूरी नहीं कि नंबर में जैसे दे रहा हूं ऐसे भी आपको भी नंबर देना है, बस कहीं पर भी आपको नंबरिंग करना है एक एक करके, ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद एक कोण मुझे दिख गया यहाँ पर 5, एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है 6। उसके बाद 7वां और 8वां कोण कहाँ पर बन रहा है, देखो एक कोण अंदर की तरफ आप बोलोगे सर यहाँ मुझे दिख रहा है ये वाला कोण, ये कैसा कोण है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी के लिए ध्यान दे दीजिएगा, इस वाले को बोल रहे हैं कोण नंबर 7 और इस वाले को बोल रहे हैं कोण नंबर 8। ये बाहर वाले कोण की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इस बाहर वाले कोण की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं। तो जितने भी शीर्ष हैं सारे शीर्षों पर एक एक कोण बन जाएगा, है ना। तो जितने भुजाएं थी उतने ही शीर्ष थे, उतने ही कोण थे। क्लियर है, यहां से भी समझ में आया कि किसी भी बंद आकृति अगर वो रेखाखंड से मिलकर बनी हुई है तो जितने भुजा होंगे उतने ही कोण होंगे, उतने ही शीर्ष, ठीक है। तो कोई भी एक काउंट कर लो, अगर आपसे कुछ भी काउंट करने के लिए बोल रहा है तो जो भी आपको आसान लगता है वही काउंट कर लीजिए, है ना, शीर्ष काउंट कर लीजिए, वही भुजा हो जाएगी, वही कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो इस आकृति को देखकर बताइए, यहाँ पर मुझे बताओ कितने भुजाएं हैं, कितने कोण हैं, कितने शीर्ष हैं। भुजा, शीर्ष और कोण की संख्या आपसे पूछी जा रही है, बहुत ही सिंपल। मुझे बताओ यहाँ पर कितने भुजाएं हैं, 10। तो आप क्या करो, सबसे पहले सिंपली आप क्या करो, शीर्षों को नाम दे दीजिए या फिर बस हाईलाइट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें क्या दिख रहा है सर, मैंने क्या किया शीर्ष काउंट कर लिया। तो जैसे ही आपने शीर्ष काउंट कर लिया तो शीर्ष आपको मिल गया 10। तो आपको सर अगर शीर्ष 10 है तो भुजा भी 10 रही होगी। और अगर आपसे कोई बोले कि कोण की संख्या बताइए तो कोण की संख्या भी 10 रही होगी, है ना। आप नंबरिंग करके चेक भी कर सकते हो, काउंट करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। कोण हमारा कुछ ये सारे होंगे, अंदर वाले कोण दिख रहे हैं, ये सारे कोण है हमारे, ठीक है। और जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो बिंदु को मैंने हाईलाइट किया था उसको आप शीर्ष कहोगे, है ना। इस पॉइंट की बात करोगे तो ये शीर्ष हो जाएगा, कोण की बात करोगे तो अंदर वाला झुकाव हो जाएगा, और भुजा की बात करेंगे तो इस रेखाखंडों को भुजा कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हुआ सभी को, भुजा क्या है, शीर्ष क्या है, कोण क्या है। यस सर। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक फिगर में बना रहा हूँ, इस फिगर को देख के मुझे बताओ इस फिगर में कितने भुजाएं हैं, कितने कोण हैं। इस फिगर को देख के मुझे बताइए, सिर्फ मैं आपसे कोण की बात पूछ रहा हूं, कोण बताइए कितने हैं, एंगल कितने हैं, इस फिगर में कितने कोण हैं। तो आप शीर्ष काउंट कर लो, अगर कोण पूछा जाए तो सिर्फ कोण शीर्ष काउंट कर लो, वर्टेक्स काउंट कर लो, 8। तो मैंने क्या किया, आप ऐसे हाईलाइट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर हमें शीर्ष दिख रहे हैं 8, तो हर एक शीर्ष पर एक कोण बन रहा होगा, 1 2, है ना। कोण को ऐसा नंबरिंग करोगे 1 2, इस वाले को कोण नंबर 3 बोला, इस वाले को कोण नंबर 4 बोलेंगे, देखो अंदर की तरफ कर रहा हूँ, कोण नंबर 4, इसको बोलोगे कोण नंबर 5, इसको बोलोगे कोण नंबर 6, कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। तो आप बोलोगे सर कोण कितने, 8 कोण है, ठीक है। 8 कोण है, 8 शीर्ष भी है, 8 भुजा भी है ना। शीर्ष भी 8 होंगे, भुजा भी 8 होंगे, क्योंकि बंद आकृति है, रेखाखंडों से मिलकर बनी है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोग पोल के लिए बोल रहे हो, तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है ये, चलो अभी दिख रहा है आप सभी को, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको इस फिगर को देखना है और आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें कितने शीर्ष है और कितने भुजाएं हैं, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको, बस आप देख के बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इस टॉपिक का। तो इस आकृति में भुजाएं की संख्या कितनी है और कोण की संख्या कितनी है। कर दिया सर। हाँ, नाइस नाइस, चलो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बच्चों ने कर दिया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तक जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, याद होगा आपको, सॉल्व करना होता था, है ना, सॉल्व करना होता था। लेकिन इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करनी, बस ध्यान से आपको फिगर को देखना है, काफी जल्दी से आप काउंट कर पाओगे।
बस बैठे मत रहिएगा, काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक, जबकि ये क्वेश्चन काफी आसान है। अच्छी बात है कि सभी के आंसर जो भी आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, लेकिन बाकी बच्चे भी आंसर करिए। तो लास्ट 15 सेकंड रुक रहे, लास्ट 15 सेकंड। इस आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है और कोनों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल पूछा जा रहा है। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आए हैं। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड एंड लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और देखते हैं किस वाले का आंसर क्या होगा। और जितने बच्चों ने आंसर किया और आप सभी का आंसर सही है। काफी आसान सा क्वेश्चन था। आप बोलोगे सर यहाँ पर भुजा और कोण की संख्या गिननी थी। मैंने क्या किया, इसको क्या किया, सभी पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। इस वर्टेक्स को या शीर्ष को आप हाईलाइट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने हाईलाइट किया तो शीर्षों की संख्या कितनी दिख रही है? आपसे अगर कोई बोले शीर्षों की संख्या बताइए, तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 5। तो अगर शीर्ष 5 रहे होंगे तो भुजा भी 5 रही होगी, कोण भी 5 रहे होंगे, है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको मैं बताऊं, मतलब लिख के देखना भी चाहो तो आप काउंट भी कर सकते हो। बिल्कुल देखोगे सर, 1 और 2 शीर्ष को मिलाने वाला एक भुजा 1 हो गया, 1 2 3 4 और 5, तो 5 भुजा है ना। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 5 भुजा। बाकी कहीं तो 5 भुजा दिख नहीं रही, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही दिख गया, सही है ना? कोण की संख्या भी देख लोगे, आप कह सकते हो सर जितने भी शीर्ष हैं सभी पर एक एक कोण बन रहे होंगे, 1 2 3 4 5, तो ये कोण होंगे हमारे पास, ठीक है। तो 5 कोण हो गए, 5 शीर्ष हो गए, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए था, 5 कोण है 5 शीर्ष है, ठीक है। काफी आसान सा था। अगला क्वेश्चन करिए। इस वाले में थोड़ा टाइम लेकर देखिएगा कि कोणों की संख्या पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। हड़बड़ी मत करना, हो सकता है कि यहाँ पर आप थोड़ी गलती कर दो, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से करोगे तो बिल्कुल सही होगा। इस आकृति में कोणों की संख्या, नंबर ऑफ एंगल्स पूछा जा रहा है। तो एक हिंट है आपके लिए, मैंने हमेशा आपको बताया है कि कभी भी आपसे कोण, शीर्ष या भुजा कुछ भी पूछा जाए, आप जो भी आपको आसान लगता है बस उसको काउंट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप भुजा काउंट कर लीजिए, चाहे आप शीर्ष काउंट कर लीजिए, चाहे आप कोण काउंट कर लीजिए, कर दिया। किसी भी एक को गिना गिन लो, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारे। ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास कि आप सारे आंसर सही करो, आपकी एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट होगी। तो बस आपको गिनना क्या है, कोनों की संख्या, यहाँ पर कितने एंगल्स हैं। और क्लास के एंड में मैं चेक करूंगा सभी की कॉपी, ठीक है, अभी नहीं, क्लास के एंड में देखूंगा, ठीक है। तो अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड। सभी बच्चों ने कर दिया ऑलमोस्ट, सभी का आंसर आ गया है, कुछ बच्चे और रहते हैं, तो बस बैठे मत रहिएगा। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर ज्यादातर सभी के आंसर सही आए, 2 या 3 बच्चों के आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है, अच्छी बात है। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करना है, काउंट करना है हमें कोण। कैसे काउंट करोगे? सबसे पहले मैं तो चलो कोण ही काउंट कर ले रहा हूँ, कोण की गिनती करते हैं। तो आप बोलोगे सर एक कोण तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोण नंबर 1, ठीक है, कोण नंबर 1 आपको दिखा। कोण नंबर 2 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोण नंबर 2। कोण नंबर 3 मुझे यहाँ दिख गया, ठीक है। कोण नंबर 4 मुझे यहाँ दिख गया। आप क्या कह सकते हो, जहां भी दो भुजा मिलेगी वहां पर कोण बन जाएगा, है ना। जहां पर दो भुजा मिलेगी वहां पर हमारे पास एक कोण बन जाएगा। तो आप कह रहे हो सर कोण नंबर 3 के पास देखिए दोनों भुजा मिल रही है, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर एक कोण बना। उसी तरीके से एक कोण मुझे यहाँ दिख रहा है, कोण नंबर 5, एक कोण नंबर 6, एक मुझे कोण नंबर 7 यहाँ दिखा, कोण नंबर 8 मुझे यहाँ दिखा। तो 8 कोण तो दिख गए, ठीक है। इसके अलावा भी कोई कोण है क्या? इसके अलावा भी कोई कोण है क्या 8 के अलावा? हाँ यस सर। बिल्कुल है। तो आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है एक कोण यहाँ पर भी दिख रहा है। इन दोनों भुजाओं, ये वाली भुजा को देखिए, एक भुजा ये और एक भुजा ये, इन दोनों को मिलने से भी तो एक कोण बन रहा होगा ना यहाँ पर। तो एक कोण मुझे यहाँ पर दिख गया, कोण नंबर 9। ये भुजा और ये वाला भुजा, इन दोनों भुजाओं के मिलने से एक कोण बन गया यहाँ पर, कोण नंबर 10। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं के मिलने से एक अंदर में कोण बन गया, कोण नंबर 11। और ये दोनों भुजाओं के मिलने से कोण नंबर 12। तो आपको कितना दिख रहे हैं कोण?
कोण 12 दिख रहे हैं टोटल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर आंसर क्या आएगा, टोटल 12 कोण होंगे, ठीक है। तो जितने बच्चे आप लोग 12 किए थे ऑप्शन नंबर सी, आप सभी का आंसर सही था, ठीक है। 8 नहीं होगा, 12 होगा, समझ में आया। ऐसे भी कर सकते थे, आप भुजा काउंट कर लो या फिर शीर्ष काउंट कर लो, ऐसा भी कह सकते थे ना कि सर हमने क्या किया, इसके शीर्षों को काउंट कर लिया। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 शीर्ष है, रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है, बंधाकृति है। तो कहेंगे सर 12 शीर्ष है, हर एक शीर्ष पर एक कोण बन रहा होगा, तो 12 कोण हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो 12 कोण हो जाएंगे, हर शीर्ष के पास एक कोण हो जाएगा, रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दोगे कोण को, हमेशा कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप से आप फिगर बनाते हो, ठीक है। कुछ ऐसा बन जाएगा, क्लियर है। चलिए, हमेशा अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और भी आसान है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपसे बस बोला जा रहा है कि यहाँ पर शीर्षों की संख्या बताइए। काफी जल्दी कर पाओगे आप लोग, शीर्षों की संख्या, लेकिन बस हड़बड़ी में आंसर गलती मत करना। जो भी आपका कर आंसर दिया है, सर। हाँ कर दिया ना, हाँ काफी सारे आंसर आ चुके हैं। इतना समय भी काफी है, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि हड़बड़ी में कुछ गलती कर दो, ठीक है। अपने आंसर को कॉपी पर लिख लिया करो, उसके बाद पोल में जाकर आंसर कीजिए। सर कर दिया। आज तो सर Nice. इतनी कॉपी यूज ही नहीं हुई। हाँ कॉपी यूज, लेकिन नोट्स बना लो, जो भी मैंने बोल रहा हूँ ना, जो भी नोट्स है वो सारी चीज लिख लिया करो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लो। लास्ट में कॉपी ठीक चेक है? कर लेना। हाँ लास्ट में बिल्कुल कॉपी चेक करूंगा। सर तो आज तो मैंने स्क्रीनशॉट ही लिए हैं बस। हाँ कोई बात नहीं, बाद में नोट कर लेना। देखो इससे क्या फायदा होता है ना, कि बाद में जब आप रिवीजन करना चाहोगे तो फिर वीडियो देखने में काफी समय लग जाएगा, ठीक है। वीडियो तो रहेगी आपके पास, लेकिन देखने में काफी टाइम लगेगा। नोट्स रहेगा, काफी जल्दी से आप नोट्स रिवाइज कर सकते हो, है ना। सर साथ साथ लिख ही लेते हैं। हाँ, अगर लिख पाते हो काफी अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लास्ट 10 सेकंड। अच्छा, इसमें भी एक बच्चे का आंसर गलत आया है, तो एक इसमें आंसर कैसे गलत हो गया, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है ना। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि शीर्षों की संख्या बताइए, वर्टेक्स की नंबर बताइए। शीर्ष क्या होता है, जहां भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर शीर्ष बन जाएगा। तो एक भुजा मुझे दिख रहा है ये वाला, एक भुजा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, इन दोनों को मिलने से यहाँ पर एक शीर्ष बन गया। उसी तरीके से एक शीर्ष कुछ यहाँ बनेगा, एक शीर्ष मुझे कुछ यहाँ दिख रहा है, एक शीर्ष ये वाला दिख रहा है और एक शीर्ष ये दिख रहा है, मतलब सीधे कॉर्नर्स को ही तो कहते हैं। तो 1 2 3 4 5, या कह दो सर 5 भुजा है तो 5 शीर्ष भी होंगे, कहेंगे सर 5 आंसर होगा इसका, कि 5 वर्टेक्स है, 5 शीर्ष है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। काफी आसान क्वेश्चन था, सभी के आंसर आप सभी के सही थे। अब देखो यहाँ तक तो जो टॉपिक था काफी बेसिक था, काफी आसान था। नहीं अभी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछने, क्योंकि बहुत ही आसान है, बार बार सेम क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं, काफी आसान टॉपिक था। अभी क्या करते हैं, कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। देखो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है पॉइंट। अब पॉइंट भी काफी बेसिक सा चीज है। पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है। बिंदु के प्रकार देखेंगे कि उनके लोकेशन के आधार पर, उनके पोजीशन के बेस पर बिंदु को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है कोलिनियर पॉइंट्स और एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु पर आने के पहले हम लोग देखते हैं कि बिंदु एक्चुअल में क्या है, पॉइंट क्या है, और पॉइंट के बारे में और क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। पॉइंट के बारे में क्या बोलोगे, सिंपली सर पॉइंट क्या है, एक डॉट के जैसा है ना। जैसे आप कह सकते हो हमारे पास एक पेन है, तो पेन से अपने कॉपी पर बस एक डॉट लगाते हो तो बहुत ही सूक्ष्म एक बिंदु दिखता है, डॉट दिखता है। उसी डॉट को कह सकते हैं क्या है हमारा सर, वही बिंदु कह सकते हैं, उसी को बिंदु कहोगे, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा बिंदु और भी छोटा होगा, मैं अगर बहुत ही छोटा सा बनाऊं ना तो आपको दिखेगा नहीं आपके स्क्रीन पर, है ना, मोबाइल पर नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा भी बना रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में जो बिंदु होता है बहुत ही छोटा हो सकता है, जैसे कि आप अपने पेन के नीब को समझ सकते हो, सुई होता है सुई की नीब को समझ सकते हो, है ना। या फिर बिंदु को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कई बार, किसी भी प्लेन सरफेस पर, किसी भी समतल पर इस एक सटीक स्थान है, स्थिति है। जैसे कि आपने मैप देखा होगा, तो मैप में आपको दिखता होगा कि यहाँ पर हरियाणा के मैप में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को एक बिंदु से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बिंदु सोनीपत है, ये बिंदु पानीपत है ना, ये रोहतक है। इस टाइप से आप देखोगे बिंदु से किसी भी पोजीशन को या पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी एग्जैक्ट पोजीशन को या लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
बनाते कैसे, कोई आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? सर किसी भी पेन से मतलब कॉपी पर डॉट लगा देंगे, इस टाइप से हम लोग बिंदु बना देंगे। क्लियर है, काफी सिंपल सा चीज है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉइंट का भी नाम देते हैं क्या? तो बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बना दूं, एक पॉइंट मैंने बनाया रेड कलर का, एक मैंने बनाया ब्लैक कलर का, एक मैंने बनाया ग्रीन कलर का। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि मुझे रेड बिंदु के काम है, मैं रेड वाले की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको रेड बोलकर हमेशा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बिंदु का नाम देते हैं। तो बिंदु का नाम कैसे देंगे? तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से नाम देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिंदु को नाम देने के लिए इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट का यूज करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट कभी नहीं यूज करते। तो यहाँ पर आप नाम दे दो, इस बिंदु को ए, इस बिंदु का नाम दे दो बी, इस बिंदु का नाम दे दो सी। ठीक है, ए बी सी नाम दे दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। एक बिंदु और मैंने बना दिया, इस बिंदु को आप नाम दे दो पी, इस बिंदु का नाम दे दो एस, है ना? तो कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, अपने गांव में राजकुमार पुत्र अमर सिंह बंदेल जोटा ले आया, तो किसी को शिविंदर आपका आवश्यकता माइक होगी। ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। शिविंदर आपका माइक ऑन है। मैंने माइक एक सेकंड में बंद कर दो। ठीक है, हाँ। तो वो ध्यान रखा करो कि आपकी माइक कभी ऑन ना हो क्लास के बीच। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से हम लोग नाम देते हैं कैपिटल लेटर से। कभी भी आप ऐसे नाम नहीं दे सकते, बिंदु ए, ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, इस टाइप से लिखना थोड़ा गलत होता है। ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। अब बात उठती है कि ठीक है सर, हमने पॉइंट को नाम देना सीख लिया, पॉइंट बनाते कैसे ये सीख लिया। एक प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए, एक गुण होता है बिंदु में। ये ध्यान रखिएगा कि बिंदु में कुछ भी ना ही लंबाई होती है। बिंदु क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म है। तो उसमें ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिंदु के गुण में आपको ध्यान होना चाहिए कि बिंदु की ना ही कोई लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, और उसकी ना ही ऊंचाई होगी। जैसे कि अगर मैंने कोई एक लाइन बनाया, तो आप कह सकते हो ये लाइन की जो लंबाई है सर 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें एक लंबाई है, एक लाइन की एक लंबाई होगी। अगर मैंने एक बॉक्स बनाया, तो इस बॉक्स को कह सकते हो सर इसकी एक लंबाई है और इसकी एक चौड़ाई भी है। ठीक है, आपके पास एक बुक होगा, तो बुक में एक लंबाई भी है, एक चौड़ाई भी है, एक ऊंचाई भी है। जैसे कि आपको मैंने एक बुक बनाकर यहाँ पर दिखाया। ठीक है, एक बुक है हमारे पास। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें कह सकते हो सर एक हमारी लंबाई है, एक चौड़ाई है, और इसकी एक मोटाई भी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी है। लेकिन बिंदु में क्या होगा, एक पॉइंट में क्या होगा, एक पॉइंट की ना ही कोई लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही कोई ऊंचाई होगी। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो नो लेंथ, इसकी कोई भी लंबाई नहीं होती, नो ब्रेथ, ठीक है, और नो हाइट। तो इसमें कोई भी ऊंचाई नहीं होगी, बहुत ही सूक्ष्म सा पॉइंट होगा। डायमेंशन नहीं होगी इसमें। डायमेंशन कहने का मतलब क्या, विमा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ही डायमेंशन कहते हैं। समझ में आया सभी को? इतना हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो बिंदु के बारे में ये पॉइंट नोट कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे आगे भी पूछा जा सकता है, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि बिंदु में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है या नहीं होती। तो नहीं होगी, बिंदु में ना ही लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी, ना ही ऊंचाई होगी। अब देखो, पॉइंट के लोकेशन या उनके पोजीशन के आधार पर मैंने आपको बताया कि बिंदु दो टाइप के हो सकते हैं, संरेख या असंरेख। तो संरेख बिंदु क्या होगा? देखो क्या लिखा गया है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर स्थित है तो उसको संरेख बिंदु कहेंगे। एक ही लाइन पर स्थित अगर बिंदु रहेंगे, कुछ बिंदु अगर मैंने बनाया और एक ही लाइन पर बना दिया, तो उसको संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे आप याद करो, आप स्कूल जाते हो तो सीधे अपने क्लासरूम में नहीं जाते हो। सुबह सुबह क्लासरूम स्टार्ट होने के पहले आप लोग एक लाइन बनाते हो ना प्रेयर करने के लिए। तो आप कुछ इस तरीके से खड़ा होते हो, एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ, एक जस्ट उसके पीछे खड़ा होगा एक बच्चा, और एक उसके पीछे जस्ट एक बच्चा खड़ा होगा, और एक बच्चा उसी के पीछे खड़े होगा, है ना? तो कुछ इस तरीके से आप लोग खड़े होते हो, मतलब एक सीधी लाइन में खड़े होते हो ना। तो आप क्या कह सकते हो, सर ये सभी क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, संरेख। अगर मैं पॉइंट बना दूं, कुछ ऐसा पॉइंट बना दूं जो एक ही लाइन पर स्थित है, तो आप कह सकते हो सर एक ही लाइन पर अगर मैं कुछ पॉइंट को बना दूं, 1 2 3 4, तो ये सारे बिंदु को अगर मैं नाम दे दूं, बिंदु ए बी सी डी, तो इसको क्या कहेंगे, इन सभी को कहेंगे संरेख बिंदु। इनको क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया? ये संरेख बिंदु क्या होते हैं, एक ही लाइन पर स्थित रहेंगे तो संरेख कह देंगे। चेक कैसे करेंगे, अगर मान लो हमारे पास कोई पॉइंट ऐसे बना के दे दिया जाए, कुछ 4 पॉइंट बना दिया जाए, आप इनको मिला दीजिए, इनको सभी को मिलाइए। क्या आपको दिख रहा है कि सर इनको मिलाने पर ये चारों एक ही लाइन पर स्थित हो गए? इन चारों बिंदु देखो आप, इनसे चारों एक ही लाइन पर आ गए। तो आप कह Yes. सकते हो सर ये चारों एक ही लाइन पर आ गए, एक ही रेखा पर आ गया, तो इसको कहेंगे संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट कह देंगे। अगर मैंने कोई पॉइंट ऐसे बनाया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, और एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, अब आपको चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं है, संरेख है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों, एक सेकंड, इन दोनों को आप मिलाओगे
और इन दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़िएगा तो देखोगे आप तीसरा वाला बिंदु भी इसी लाइन पर आ गया। तीसरा वाला बिंदु भी इसी लाइन पर आ गया तो क्या कहेंगे, संरेख बिंदु है, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो एक ही लाइन पर स्थित होगा तो संरेख कहेंगे। यहाँ पर देखो एक चीज और लिखा हुआ था, 3 या 3 से अधिक, ये क्यों लिखा गया था, 3 या 3 से अधिक क्यों लिखा गया था। देखो अगर कोई दो बिंदु की बात करोगे ना, दो बिंदु हमेशा कोलिनियर हो जाएगा, हमेशा संरेख होगा। दो बिंदु आप कहीं पर भी अपने कॉपी पर बना लीजिए, दो पॉइंट आप कैसे भी बना लो, वो हमेशा ही संरेख होगा। जैसे कि आप कह सकते हो सर यहाँ पर मैंने दो पॉइंट बनाए, एक लाइन तो यहाँ से चला ही जाएगा। ठीक है, मैंने दो पॉइंट यहाँ बनाया तो इस एक लाइन तो यहाँ से चला ही जाएगा, और अगर मैंने ये दो लाइन पॉइंट यहाँ पर बनाया तो आप देखो एक लाइन तो चला जाएगा। तो दो बिंदु आप कैसे भी बना दो तो एक लाइन तो वहां से क्रॉस करेगा ही। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, कि कोई भी दो बिंदु ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट आप कैसे भी बना लो, एक लाइन जरूर होगा जो आप यहां से पास कर सकते हो। ठीक है, एक लाइन जरूर ऐसा होगा जो आप इन दोनों से गुजार सकते हो। समझ में आया, दो बिंदु यस हमेशा ही कोलिनियर होगा, हमेशा ही संरेख होगी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि दो बिंदु हमेशा संरेख होगी, और संरेख बिंदु होता क्या है, एक ही रेखा पर स्थित बिंदुएं होंगी संरेख बिंदु। अब असंरेख बिंदु क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ सकते हो। अगर मैंने कुछ पॉइंट ऐसे बनाया, या फिर एक सड़क समझ लो, सड़क पर जब लोग चलते हैं तो एक लाइन में चलते हैं क्या, एक कोई मान लो पर्सन यहाँ पर चल रहा है, एक पर्सन को यहाँ पर चल रहा है, और एक पर्सन को यहाँ पर चल रहा है, तो ये क्या एक ही लाइन पर चल रहे हैं क्या। मान लो ये सड़क है, सर, नो ये सर। सड़क, तो एक ही लाइन पर नहीं चलते हैं, अलग अलग जगह पर चलते हैं। तो आप कहोगे सर ये क्या है, एक ही लाइन पर स्थित नहीं है। आप अगर मान लो इस पॉइंट को मैंने बनाया तो इसको मिलाओगे तो एक रेखा मिल रहा है क्या, एक रेखा नहीं मिल रहा, तो आप कहोगे सर ये क्या है, असंरेख है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये असंरेख है, यानी नॉन कोलिनियर है। समझ में आया, तो इसको असंरेख कहेंगे। तो यहाँ पर तो क्या लिखा गया है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है, देखो नहीं लिखा, नहीं है, तब वे जाकर असंरेख बिंदु कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आप चेक कैसे करोगे, उसी तरीके से मिला दीजिए। मान लो अगर मैंने कोई 3 पॉइंट यहाँ पर बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, जिसका नाम भी मैंने दे दिया, मान लो ABC, ये संरेख है या असंरेख है। असंरेख। आप मिला दीजिए इसको। आप जैसे ही मिलाओगे आप देखोगे सर AB को मिलाया तो AB को कितना भी बढ़ा रहे हैं, C बिंदु इस पर आ रहा है क्या, बिंदु C इस पर नहीं आ रहा है। या फिर आप अगर इन तीनों को मिला दोगे तो आपको दिख रहा है सर ये सीधी लाइन नहीं बन रही है, सीधी लाइन नहीं बन रही है, तो आपको कहोगे सर ये क्या है, असंरेख बिंदु है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्लियर है, जैसे कि यहाँ भी आपको कुछ बिंदु दिख रहे होंगे, तो इनको आप मिलाओगे अगर तो आपको क्या दिख रहा है, एक सीधी लाइन दिख रही है क्या, एक सीधी रेखा दिख रही है, नहीं, तो आपको कहोगे सर ये सीधी लाइन नहीं है, इसको असंरेख बिंदु कहेंगे। तो ये पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं ABCD, इसका नाम दे दिया, इसको क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु। ठीक है, असंरेख। असंरेख यानी नॉन कोलिनियर। क्लियर है। दूसरा तरीका ऐसा होता है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट ऐसे बना दूं तो आप किसी भी दो पॉइंट को मिला दीजिए, किसी भी दो पॉइंट को आप मिला दो, आपको दिख जाएगा कि बाकी के बिंदु इस पर स्थित नहीं हो रहे हैं। तो बाकी के बिंदु इस पर स्थित नहीं है तो क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु हो गए। ये चारों क्या है, असंरेख बिंदु है। ठीक है, ये चारों असंरेख बिंदु है। क्लियर, ये समझ में आया। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, बिंदु सीख लिया कि पॉइंट होता क्या है। पॉइंट लोकेशन के आधार पर दो टाइप के हो सकते हैं, संरेख बिंदु, अगर एक ही रेखा पर स्थित होगा तो उसको संरेख बिंदु कहेंगे, और एक ही रेखा पर स्थित नहीं होगा तो असंरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद में पोल में भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो बस ये बताइए मुझे कि अगर मैं कोई एक फिगर ऐसे बना रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपसे पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। ये पॉइंट को मैंने कुछ नाम दे दिया, बिंदु AB, बिंदु C, बिंदु D और बिंदु E। ये 5 बिंदु आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिखा बिंदु ACE, और इसके बारे में बोल रहा हूं कि ये संरेख है। आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, सही है, यस या नो, सत्य या असत्य। तो बिंदु ACE को आप सर्च करोगे पहले, यस ट्रू, यस, क्योंकि सर yes. ये किनारे पर स्थित है। नाइस, तो आप कहोगे सर बिंदु A को मैंने देखा तो बिंदु A मुझे यहाँ दिख रहा है, बिंदु C मुझे यहाँ दिख रहा है, और बिंदु E मुझे यहाँ दिख रहा है। जब इसको मैंने मिलाया, मान लो आप स्केल से जब मिलाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही लाइन पर स्थित है ना, तो बिंदु AC क्या है, संरेख है, कहेंगे बिल्कुल ये सही है सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही था। ठीक है, संरेख। अगर मैंने लिखा, एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ बिंदु
सी और ई, इसके बारे में लिख रहा हूं, ये असंरेख है। ये बताइए ये सही है कि गलत है? अगेन सही है। क्योंकि ये डी सी अलग नाइल पे और सी ई अलग। नाइस, इसी अलग लाइन पे आपको सर डी सी को अगर आप देखोगे तो डी कुछ यहाँ दिख रहा है, सी मुझे यहाँ दिख रहा है और ई मुझे यहाँ दिख रहा है, तो डी सी एक ही लाइन पर स्थित नहीं है। आप अगर इसको मिला भी दोगे तो आप क्या मिलेगा आपको, डी सी को मिलाया, मान लो मैंने इस तीनों को मिलाया, डी से सी को मिलाया और सी से ई को मिलाया, तो डी सी ई देख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन नहीं है ना, तो कुछ ऐसा दिख गया। तो आपको सर ये भी बिल्कुल सही है कि डी सी क्या है, असंरेख है ना, डी सी असंरेख था, वही लिखा गया था, तो बिल्कुल सही। अब मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैंने अगर मान लो लिख दिया कि ए सी और बी, और इसके बारे में लिखा कि ए सी बी क्या है, संरेख है, ये कैसा है स्टेटमेंट? रॉन्ग है सर। रॉन्ग। चलो ए सी एफ को, अगर ए सी बी को मैं चेक करूं तो ए पहले मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, सी मुझे मिल रहा है यहाँ पर दूसरा बिंदु, और बी मुझे मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अगर सर एक बिंदु ए दिखा, एक बिंदु सी दिखा, एक बिंदु बी दिखा, ये क्या है, अलग अलग लाइन पर है, ए सी बी ऐसा दिख रहा है, तो आपको अगर सर एक ही लाइन पर स्थित नहीं है तो कहेंगे सर ये असंरेख है, जबकि यहाँ पर लिखा है संरेख, तो स्टेटमेंट क्या होता हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? चलो तो एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ वही पोल सेक्शन में, काफी इजी सा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई करो ये क्वेश्चन को। इसमें से 4 फिगर दिखाए गए हैं ए बी सी डी में, आपको संरेख बिंदु पहचानना है, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट को पहचानना है। चैट आपका बंद रहेगा। सर पोल ऑन कर दो। हाँ पोल ऑन है, हड़बड़ी मत करना। आपको देखना है कि इन चारों फिगर में कौन से ऑप्शन में दिए गए सारे बिंदु संरेख बिंदु है। पोल में जाकर आंसर कीजिए। हो गया सर। नाइस, बढ़िया। और जितने भी आंसर आए हैं सभी का आंसर सही है, लेकिन अभी भी बस आधे ही बच्चों का आंसर आया है। अभी भी क्लास में सिर्फ आधे बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। हो गया सर। आपको ये देखना है कि किस ऑप्शन में दिए गए सारे बिंदु संरेख बिंदु है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। हो गया सर। ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड रुकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है इसमें तो। लास्ट के 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप बोलोगे सर संरेख बिंदु पहचानना था, कोलिनियर पॉइंट पहचानना था। कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही रेखा पर स्थित, तो आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है कि ऐसा पॉइंट जो एक ही रेखा पर स्थित है। तो अगर मैं बिंदु ऑप्शन ए को देखूं तो ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है 3 बिंदु डी ई एफ, तो डी ई एफ क्या है, एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो आपको सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये तो असंरेख बिंदु है। ऑप्शन बी को देखिए तो पी क्यू एस, ये तीनों बिंदु साफ दिख रहा है, एक लाइन भी बनाकर दे दिया गया, तो आपको सर ये तीनों क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो एक ही लाइन पर स्थित है, तो कहेंगे सर ये संरेख बिंदु है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बिंदु ऑप्शन सी देखिए तो यहाँ पर भी 3 बिंदु जो है एक ही लाइन पर स्थित नहीं है, आप अगर इसको मिलाओगे तो एक रेखा नहीं मिला, 2 अलग अलग रेखा मिल गई, तो आपको सर ये हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन डी में भी 4 बिंदु जो है एक ही लाइन पर स्थित नहीं है, आप इनको मिलाओगे अगर तो कुछ ऐसा बन जाएगा, तो सेम लाइन नहीं है, तो कहेंगे सर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये असंरेख बिंदु है। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी कॉपी चेक करेंगे, बस ये समझ में आया ना। चलिए तो इस पे एक क्वेश्चन और रहता है, तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, और होमवर्क में सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में, कोई डाउट है तो बताइए पहले, अगर कोई भी डाउट है तो बताइए, और अभी अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हो।